नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आपको बता दें, बंगाल की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और इस वक्त जो डेवलपमेंट है वो आपको बताने से पहले आपको बताएं कि सोचिए, एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ खेतों में बम फूट रहे हैं। सोचिए, ममता दीदी आज व्हील चेयर पर जाती हैं, लेकिन यह भी सोचिए कि ममता दीदी के सेलिब्रिटी मूव का सेलिब्रिटी जवाब बीजेपी की आज जो दूसरी लिस्ट आई है बंगाल के चुनावों में, उससे दिखता है। लेकिन बड़ी खबर, ममता की चोट पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। पूर्वी मिदनापुर के डीएम को हटाया गया, पूर्वी मिदनापुर के एसपी को सस्पेंड किया गया। 10 मार्च को नंदीग्राम में ममता को लगी थी चोट। सीधे चलेंगे, पीयूष मेरे सहयोगी मेरे साथ है। पीयूष, ये कार्रवाई इसलिए हुई कि उनको चोट लगी है, ये कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन दी गई? जी बिल्कुल, देखिए ये कार्रवाई की वजह सीधे तौर पर यह है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन दी गई थी पूरी तरह से गलत थी, और उसके बाद जब रिपोर्ट सौंपी गई उसमें भी पहले चीफ सेक्रेटरी की ओर से जो रिपोर्ट सौंपी गई वो ठीक नहीं थी। दोबारा से रिपोर्ट चुनाव आयोग ने मंगाई और उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई, जो तथ्य सामने आए, उसके आधार पर ये एक्शन लिया गया है चुनाव आयोग की ओर से। और सीधे तौर पर यह संकेत है वहां के जो प्रशासन है, जो कि प्रशासन चुनाव के दौरान गवर्न करता है ईसीआई, और ऐसी स्थिति में ये रिपोर्ट जो गलत सामने आई थी उसके आधार पर डीएम और एसपी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से ली गई और डायरेक्टर सिक्योरिटी को भी चुनाव आयोग ने हटाया है। ये पूरी कार्रवाई सीधे तौर पर मिस इन्फॉर्मेशन दिए जाने की वजह से की गई है। जी निशान, आप जो बता रहे हैं, और मैं सीधे चलूंगा, हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनसे रिएक्शन लेना शुरू करूंगा। आप मेरे साथ डॉक्टर निखिल प्रसून, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बंगाल से। आपका स्वागत है सर, थैंक यू सो मच। मेरे साथ विजय मिश्रा, स्पोक्स पर्सन टीएमसी के, अभी जुड़ने वाले हैं। गौतम लहरी, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है सर। रवि आपके सामने, अभिषेक उपाध्याय आपके सामने, पीयूष को बनाए रखेंगे। अभिषेक, पहली बड़ी खबर, मिस इन्फॉर्मेशन के चलते पश्चिम बंगाल चुनाव से यह खबर आ रही है, 10 मार्च को नंदीग्राम में जो कुछ भी हुआ था वहां पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई कर दी है। और इसी की ये बड़ी कार्रवाई में अभिषेक, जो आपकी रिपोर्ट आई, इनफैक्ट जिसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, मेदिनीपुर के डीएम को हटा दिया गया है। एक दूसरी बात जो हमारे सामने आ रही है, उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अभिषेक, इसका क्या इंपैक्ट वहां पर देख रहे हैं आप? देखिए, दो चीज़ें बहुत ही साफ हैं। पहली बात तो ये जो पीयूष कह रहे थे कि सही इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई, पहली बात तो ये एकदम क्लियर। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो सिक्योरिटी लैप्सेस को है। जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई में वो सिक्योरिटी लैप्सेस भी बहुत उसका एक बड़ा आधार है। और बड़ी बात ये है कि देखिए, ये भी क्लियर हो गया है कि वहाँ पर कोई अटैक नहीं हुआ था, ये बात भी क्लियर हो गई। उसके पीछे जो पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में भी अभिषेक थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए, लेकिन जो थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए, पीछे का एम्बियंस बहुत आ रहा है। प्लीज गो अहेड अभिषेक, सुन सकते हैं, बताइए। बिल्कुल, देखिए निशांत, मैं ये कह रहा था कि दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये है कि सिक्योरिटी लैप्स थी, मिस इन्फॉर्मेशन थी, वो भी एक बड़ा मसला है। और ये भी एकदम क्लियर हो गया है इस रिपोर्ट से कि ममता बनर्जी पर कोई अटैक नहीं हुआ था, ये एक्सीडेंट था, जो कि टीवी9 भारतवर्ष ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था। आई विटनेस गवाहों के आधार पर रिपोर्ट किया था। उन गवाहों से भी पूछताछ की इलेक्शन कमीशन ने। वो जो वीडियो है जो हम लोगों ने रिपोर्ट किया था वो भी उनके कॉग्निजेंस में, उसको भी कॉग्निजेंस में लिया है। और ख़ास तौर पर जो मिठाई की दुकान के मालिक निमाई मैथी, उसका भी बयान लिया है। और इसी नतीजे पर पहुंची जो रिपोर्ट आई है उसमें यही क्लियर था कि कोई 4-5 लोगों ने अटैक नहीं किया है, ये एक एक्सीडेंट था। लेकिन उसको भी डिटेल वहां के मैंने और प्रशासन ने, इसीलिए कार्रवाई की गई है। निशांत, ये बड़ी खबर आप जो बता रहे हैं, मैं इसके बाद सीधे चलूंगा रवि के पास। रवि, ये बहुत बड़ी खबर है, इसका क्या इंपैक्ट वहां पर देखते हैं आप? देखिए, नंदीग्राम में इसका इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं। और जब डीजी चेंज हुआ था तो उसके ठीक बाद वाला दिन 9 तारीख को डीजी चेंज हुआ था, 10 तारीख को यह हादसा हुआ। अब आगे जैसे कह रहे हैं अभिषेक, वहाँ पे अगर डीएम को हटाया जाता है या तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाता है, डायरेक्टर सिक्योरिटी को हटाया जाता है, तो ये ममता बनर्जी के लिए डेफिनेटली डिसएडवांटेज। इसका कारण ये है कि ममता बनर्जी उन लोगों को पसंद करते हैं उनके जो उनके दायरे में रहता है, उनका एक भला रहता है, उनका एक खास आना जाना रहता है दो पब्लिक के बीच।
तो यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है तो ये ममता बनर्जी को ज़रूर बड़ा झटका है चुनाव से पहले। और नंदीग्राम में क्योंकि हाई वोल्टेज चुनाव है तो ये ज़रूर तृणमूल कांग्रेस को इफेक्ट करेगा। ममता बनर्जी आप जो बता रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास जो जानकारी आ रही है, पीयूष मेरे साथ है, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले, बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा ईसी ने क्या कहा है, जरा बताइए। ईसी ने, मैं चाहूंगा वो ब्रेकिंग जरा दें, यहां पर बड़ी खबर है, वो किस तरीके से बंगाल की अगर बात की जाए, ममता चोट मामले में चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ, चुनाव आयोग ने कहा। ममता पर हमले का कोई सबूत नहीं मिला, चुनाव आयोग ने कहा। स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर फैसला। ऑब्जर्वर विवेक दुबे और अजय नायक की रिपोर्ट पर फैसला। मैं सीधे चलूंगा राहुल, पहली दोनों खबरें जरा ये दोनों ब्रेकिंग दिखाएं, जो पहली ब्रेकिंग और ये दूसरी ब्रेकिंग, ये दोनों ब्रेकिंग दिखाएं। और इसके साथ मैं सीधे चलूंगा पीयूष के पास। पीयूष, ये अपने आप में ईसी का जो ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है और ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। जी बिल्कुल निशांत, देखिए स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर और स्पेशल ऑब्जर्वर दोनों ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा था कि कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जिससे ये माना जा सके कि ममता बनर्जी पर कोई हमला हुआ था। ये एक दुर्घटना थी और उस दुर्घटना के आधार पर ये ईसी ने आज जो अपना एक्शन लिया है, उसकी सीधे तौर पर वजह ये है कि जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने पहले जो रिपोर्ट दी थी उसमें ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं था कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ है, लेकिन जो तथ्य थे उनकी कड़ियां नहीं जुड़ रही थी। तब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप दोबारा से नए सिरे से रिपोर्ट दीजिए और उन्होंने नए सिरे से रिपोर्ट दी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया। आज संडे को छुट्टी के दिन इलेक्शन कमीशन ने एक बैठक की और उस बैठक में पूरी तीनों रिपोर्ट की विवेचना की, जो स्पेशल ऑब्जर्वर की थी, जो और उसके अलावा पुलिस स्पेशल ऑब्जर्वर की थी और चीफ सेक्रेटरी की, तीनों की रिपोर्ट की समीक्षा की। और उस समीक्षा का हल ये सामने आया कि ममता बनर्जी पर कोई हमला नहीं हुआ था। ये पूरी तरह से मिस इन्फॉर्म किया गया। और खास बात यह है कि टीएमसी ने भी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए थे, कहा था कि ठीक है, जो बीजेपी है उसकी साठगांठ है। ठीक है, मैं रोक रहा हूं आपको, थोड़ा सा आपका पॉइंट है। अब मैं और मेहमानों के पास बढ़ूंगा, उससे पहले जरा बिग बॉल पर ये पूरी जानकारी आपको दे दे। और फिर हमारे साथ जो बीजेपी के नेता है निखिल प्रसून जी, माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब, आपको थोड़ा इंतजार करा रहा हूं, लेकिन मैं अभी आपके पास और सारे फैक्ट्स के साथ आ रहा हूं। चुनाव आयोग का फैसला, नहीं हुआ कोई हमला। नंबर 1 चेंज करें बहुत तेजी से। ममता बनर्जी, नंदीग्राम में मुझ पर हमला हुआ, चुनाव आयोग ने कहा हमले का कोई सबूत नहीं है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है यहां पर, जानबूझकर मेरे पैर कुचला गया, जो चोट लगी वो हादसा था, ये इन्होंने कहा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। 4 से 5 लोगों ने कार के दरवाजे को धक्का दिया, मौजूद लोग नहीं दे पाए खास जानकारी। और अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी ने सारी चीजें बताई थी आपको। मेरे हाथ पैर और सिर पर चोट लगी, सीसीटीवी नहीं कर रहा था काम वहां पर, चुनाव आयोग के सामने ये चीजें आई हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। सुरक्षा में एक भी पुलिस वाला नहीं था, उस दिन पर्याप्त सुरक्षा मौजूद थी, ये सीधे तरीके से एक्सपोज हो गई। एक और चेंज करें, ये यहां पर आपके सामने फैक्ट्स हैं। अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे पास अभी जो बीजेपी के नेता हैं उनके पास जाने से पहले मैं ममता बनर्जी का जो आज रोड शो हुआ है, चोट लगने के बाद पहली बार ममता ने किया रोड शो। व्हील चेयर पर बैठकर ममता ने रोड शो किया है। कोलकाता के गांधी स्टैच्यू से हाजरा तक रोड शो। शॉट्स दिखाएं राहुल सीधे ब्रेकिंग के साथ। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ममता का पहला चुनाव प्रचार, रोड शो व्हील चेयर पर। यह है ममता का रोड शो। रवि मेरे साथ है जिन्होंने इस रोड शो को कवर किया। रवि, ममता बनर्जी रोड शो कर रही है व्हील चेयर पर, लोगों के बीच में इसका क्या इंपैक्ट है? क्या एक सिंपैथी मिलती है? लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये सिंपैथेटिकल ग्राउंड है। इसका कारण ये है, ममता बनर्जी को 1993 के बाद इस हालत में देखा नहीं गया था। जब नंदीग्राम में उनके ऊपर आक्रमण हुआ था, वो 26 दिन के अनशन किए थे, लेकिन ऐसा हालत नहीं हुआ था। लेकिन ममता बनर्जी को जख्मी देखते हुए लोगों में सिंपैथी है और जहां से रैली हुआ है वो उनका घर माना जाता है। भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी में स्पेशली उन्होंने ये रैली किया है, मेयर रोड से लेकर हाजरा तक। ये भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर आता है, उसके बाद चौरंगी चला जाता है। तो ये जगह जो है, ये जगह ममता बनर्जी के घर माना जाता है और जहां से शोभनदेव चट्टोपाध्याय अपना रैली, मतलब अपना उम्मीदवार यहाँ पे है तृणमूल कांग्रेस के। तो ये जगह जो है, बहुत सारे लोग रास्ते में जुट गए थे। और ममता बनर्जी ने आज जो कहा है वो खासियत यही है
कि अगर कोई बाघ है, जो बाघिन है, वो अगर जख्मी है तो ज़्यादा खतरनाक है एक नॉर्मल बाघिन से। और मैं ऐसा ही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा पैर में चोट लगा है और व्हील चेयर में बैठ के ठीक है, मैं रोकूंगा आपको यहाँ पर। चोट राहुल, पैर लिए मैं पूरा रोकूंगा बंगाल घूमूंगा। आपको। इस शॉट के साथ जो ग्राफिक्स हैं उसको थोड़ा सा हमें दिखाना पड़ेगा। मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अब मैं बीजेपी और टीएमसी के नेता हमारे साथ आ गए, क्योंकि मैं चाहता था बैलेंस हो। जब तक टीएमसी के नेता नहीं जुड़े थे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं वन साइडेड नहीं दिखाना चाह रहा था, इसीलिए डॉक्टर साहब आपको इंतजार कराया। विजय मिश्रा मेरे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन टीएमसी, बादल देवनाथ मेरे साथ हैं। आपका स्वागत है विजय जी। सबसे पहले तो आपसे एक पुरानी खबर पर मैं रिएक्शन लूंगा। खबर यह आ रही है कि सीधे सीधे वहां से डीएम और जो एसपी है उनके ऊपर कार्रवाई हुई। सीधे तौर पर ईसी ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कि यह पॉलिटिकल साजिश थी। अब आप मुझे बताइए, यह आप लोगों के लिए कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है? ईसी कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक पार्टी का, केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। और ईसी जो है टोटल जो है पूरा प्रशासन तो ईसी के कंट्रोल में है। अच्छा। और अभी भी वास्तविकता जो है वो अंधेरे में, अभी भी वास्तविकता जो है कहीं ना कहीं छिपी हुई है। अच्छा। और केंद्र सरकार के इशारे पे ईसी, मैं जान सकता हूँ एवं वास्तविकता किसको कहते हैं? मैं जान सकता हूँ वास्तविकता किसको कहते हैं? आई विटनेस वास्तविकता होता है कि नहीं होता? वास्तविकता का मतलब हुआ सच्चाई। राहुल जरा ग्राफिक्स दिखाइए जो, हाँ, ईसी और ममता के ऑब्जर्वेशन है उनके साथ, इनको मेरे साथ रखिए। हाँ सर बताइए। वास्तविकता कहीं ना कहीं जो है वो छिपाई गई है। और अभी जो है आई वास हो रहा है। ईसी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पे कार्य कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। और पूरा प्रशासन जो है ईसी के कंट्रोल में है। और किसी भी तरह पश्चिम बंगाल में चाहे जैसे भी हो, पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो है सरकार बनाना चाहती है, चाहे जैसे भी हो। उनका यही लक्ष्य, उनका यही टारगेट है। मैं माफी चाहता हूं सर, मैं माफी चाहता हूं। मैं एक बड़ा ही हास्यास्पद सवाल पूछ रहा हूं और इस सवाल के पीछे मेरी मजबूरी है, मैं पूछ ही लेता हूं एक बार। राहुल, मैं चाहूंगा जो पहली दो ब्रेकिंग है वो दिखाएं। रवि, मुझे एक बात बताइए, डीएम और एसपी का वहां पर जो अपॉइंटमेंट है वो ईसी ने किया था क्या? ना, डीएम और एसपी का अपॉइंटमेंट ईसी नहीं किए थे। रवि मेरे सहयोगी वहां पर है। रवि, डीएम और एसपी का अपॉइंटमेंट किसने किया था? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन का अपॉइंटमेंट है। और वो अपॉइंटमेंट जब चुनाव घोषणा हो गया था उसका 2 महीना पहले इसका तबादला हुआ था। पूरा पश्चिम बंगाल में इसका तबादला हुआ था। और अब मुझे आप बताइए सर, आप जो बोल रहे हैं ये अपॉइंटमेंट तो ममता बनर्जी का है, तो इसमें ईसी क्या करेगा? उन्हीं की रिपोर्ट से, उन्हीं की फाइंडिंग है, बताइए ना। मैं जो कर रहा हूँ कि ईसी जो है, ईसी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पे जो है काम कर रहा है। सिर्फ बंगाल में नहीं, जहां भी विपक्षी पार्टियां शासन में है, वह कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। अच्छा। बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है और बीजेपी के लिए इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जो आप अभी तक चुनाव जीतते आ रहे थे उसमें ईसी आपका साथ दे रहा था या उनका साथ दे रहा था? चाहे जितने भी हथकंडे अपनाए जाए, हाँ, चाहे वह ईसी के द्वारा हो, राज्यपाल के द्वारा हो, चुनाव हम जीतेंगे। पुनः जो है, मुझे ये से मतलब नहीं है। आप जानते हैं जिस चुनाव आयोग की पूरी दुनिया में धाक है अमेरिकन इलेक्शंस के बाद, जिससे सीखने के लिए बाकायदा अमेरिका से ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, आप उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और आपके वहां पर आई विटनेस, अभिषेक उपाध्याय को स्क्रीन में दिखाएं, आपके वहां पर आई विटनेस सीधे तौर पर बोलते हैं कि वहां पर कोई ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक नहीं था, धक्का था वहां पर। और आप बोल रहे हैं ईसी ने गलती की है। आई विटनेस का अगर आप व्हाट्सएप नंबर दें तो मैं दे दूंगा आपको। आई विटनेस जो है किसी न किसी पार्टी का कार्यकर्ता है। वो जो है भाजपा का मिठाई की दुकान, सालों पुरानी मिठाई की दुकान जो है वो भाजपा का कार्यकर्ता वहां पर प्लांट था मिठाई की दुकान में है, जहां से बर्फ आई थी। तो मतलब भाजपा के कार्यकर्ता ने आपको बर्फ दी ममता को पैर पे लगाने के लिए। सबसे बड़ी बात सर, आटे में नमक अच्छा लगता है, नमक में आटा कभी अच्छा नहीं लगता है, थूकना ही पड़ता है उसे। और वही किया ईसी ने। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं और दूसरे मेरे साथ जो टीएमसी के बादल देवनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब निखिल प्रसून सर हमारे साथ हैं। योर रिएक्शन वेरी क्विकली। देखिए, जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। नंदीग्राम की उस घटना की परत दर परत खुलती जा रही है। पहले चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट दिया, इलेक्शन कमीशन ने उसका अन्वेषण किया, उसे स्केची बताया, उसे एम्बिगुअस बताया। उसके बाद जो चुनाव आयोग के दोनों पर्यवेक्षक हैं
जिनका कि बहुत ही अच्छा रेपुटेशन है, उन्होंने इसका गूढ़ अन्वेषण किया और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। अब इसके बाद इस बारे में कोई शक व शुबा नहीं रहना चाहिए, ये घटना एक एक्सीडेंट था और इसके अंदर जो साजिश का जो आरोप लगा रहे थे विपक्ष के महारथी लोग, अब उनका आरोप वो चारों खाने चित हो चुका है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं शीघ्रातिशीघ्र उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं और उनका स्वागत करता हूं कि जो वो सड़कों पर आई हैं, सही बात। चुनावी महासमर में अपना वो योगदान करें, लेकिन उनके चोट के इर्द गिर्द की राजनीति का संचालन खुद तृणमूल के सांसद कर रहे हैं, तृणमूल के नेता कर रहे हैं, जो उन्होंने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जी से लेकर के हमारे प्रधानमंत्री महोदय तक को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया। देखिए, राजनीति में कटाक्ष का अपना एक स्थान होता है, उस कटाक्ष को राजनीतिक षड्यंत्र से तुलना करना एक तरह से मानसिक दिवालियेपन का परिचायक है और अब तो इसी की रिपोर्ट भी चली आ गई है। दूसरी बात, कोई भी संवैधानिक संस्था अगर उनके अनुरूप ना चले तो वो उसी संवैधानिक संस्था पर उंगली उठाने के लिए उनकी वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, कूदने लगते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट के जजों का नाम ले लेकर के आप उन पर इल्जाम लगाते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पर इल्जाम लगाते हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं सीबीआई ईडी सब पर आप इल्जाम लगाते हैं। कोई भी स्वायत्त संस्था जो कि संवैधानिक संस्था है उसको आपने अभी तक छोड़ा नहीं है। आप समूची संस्था पर, समूचे देश पर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि जनता जो है तो चुपचाप मूक दर्शक बैठी रहे? ठीक है, पॉइंट पश्चिम बंगाल की जनता आपने जो बात बोली है, बादल देवनाथ जी मेरे साथ हैं, बादल देवनाथ जी टीएमसी से मेरे साथ हैं, मैं सभी को लूंगा और उसके बाद मैं गौतम लहरी सर के पास आ रहा हूं। बादल जी, अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं, राहुल मैं चाहूंगा इसी फ्रेम को रखें थोड़ी देर। बादल जी, सीधे तौर पर ईसी ने वहां पे जो एसपी और डीएम है उनके ऊपर कार्रवाई कर दी है, बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे फैक्ट्स जो थे वो मिस इन्फॉर्मेशन के तहत रखे गए थे और आई विटनेस का जो बयान है वो भी सामने आ गया है। आपका टेक क्या है? अब आपकी फेस सेविंग क्या है? आपकी पार्टी की फेस सेविंग क्या है? निशांत जी, पहले तो आपको मैं कहना चाहता हूँ गुड इवनिंग। दूसरा बात है देखिए, वही नंदीग्राम है निशांत जी, वही नंदीग्राम जहां पर 2008 में लेक ने ममता बनर्जी के ऊपर गोली चला था, वही नंदीग्राम जहां पर पेट्रोल पंप फेंका गया था ममता बनर्जी के ऊपर, वही नंदीग्राम है जहां पर आप लोगों ने हादसा कह रहे, हादसा तो नहीं है। जो भाजपा के प्रवक्ता है जो बोल रहे हैं वो कितना दिन पॉलिटिक्स कर रहा है मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं 25-30 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ और पूरा देश घूम रहा हूँ, मैं जानता हूँ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, अंदर से क्या होता है, बाहर से क्या होता है। मुझे आपका बायोडेटा नहीं चाहिए, मैंने आपके सामने चीजें जो रखी उसके ऊपर जवाब चाहिए। आप अपना बायोडेटा बता रहे हैं मुझे। बिल्कुल दूंगा निशांत जी, बिल्कुल दूंगा। 1 मिनट टाइम दीजिए, 1 मिनट। सबका जवाब ले लिया, मुझे लास्ट में टाइम दिया। डीजी ट्रांसफर हुआ, सर आप लास्ट में आए भी थे। मोदी जी ने ब्रिगेड में कहा दीदी को चोट आ सकती है, 2 दिन के बाद चोट आ गया। और मैं कहना चाहता हूँ इतना बड़ा वही नंदीग्राम है जहां पर अभिषेक बनर्जी को मंच में थप्पड़ मारा गया था, मंच पे 2-3 साल पहले। आप लोगों को सर आप मालूम है कैसी बात कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी जी ने कहा था कि भूकंप आ जाएगा जब मैं बोलूंगा, उसके कुछ दिन के बाद भूकंप आया था, तो क्या राहुल गांधी भूकंप लेके आए थे? कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री को आपकी सरकार है वहां पर, आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर, आपका एसपी, आपका डीएम, और आप बोलते हैं कि मोदी जी ने करवा दिया है। 2 दिन के बाद मैंने प्रधानमंत्री को कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, वो देश के राजा है, मैं उनका प्रजा हूँ, लेकिन ममता बनर्जी को चोट आया, इलेक्शन कमीशन जो भी कहे, ममता बनर्जी को हादसा हुआ, चोट आया, निशा पाव में चोट है, चीर हुआ, माथे सिर में चीर हुआ, वो सिरे में दर्द है और वो अस्पताल में थे। सर ये हमें भी पता है, चोट किसी को भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। चोट चुनाव प्रचार में आई है, लेकिन उसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना, फिर बाद में चुपचाप रहना, फिर बाद में ये सब करना, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? 1 मिनट रुक जाइए। ममता बनर्जी ने आज क्या क्या कहा राहुल, आइए जरा दिखाते हैं। आज जो उनका हम रोड शो को दिखा रहे हैं, मैं शो को आगे बढ़ाऊंगा, इसी चीज पे स्टिक नहीं करना चाहूंगा। आइए जरा, और फिर गौतम लहरी सर के पास आ रहे हैं। प्ले करिए इसको यहाँ पर तेजी से, ये देखें आप। चोट के बाद ममता का चुनावी हुंकार, प्ले करें यहाँ पर। बंगाल के लोगों से ज्यादा मेरा दर्द नहीं, अरे बाप रे। नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहाँ पर। देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, ओके। नेक्स्ट चेंज करें। अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, निडर होकर लड़ेंगे, नेक्स्ट चेंज करें।
लोकतंत्र पर हमले से ज्यादा दर्द कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट चेंज करें। व्हील चेयर पर पूरे राज्य में प्रचार करूंगी। नेक्स्ट चेंज करें। नंदीग्राम के लोगों को सलाम करती हूं। नेक्स्ट चेंज करें। यहां पर जिस तरीके से उन्होंने बोला है, नंदीग्राम के लोगों को सलाम करती हूं, यह हमारे सामने व्हील चेयर से बंग युद्ध। यहां पर एक और चीज करें, राहुल दिखाएं जरा, व्हील चेयर से बंग युद्ध। यहां पर आप देखें, 15 मार्च पुरुलिया, 16 मार्च बांकुरा, 17 मार्च झारग्राम। नेक्स्ट चेंज करें राहुल। ये हमारे सामने इनका पूरा डेटा है। मैं चाहूंगा जो पहला वाला ग्राफिक्स है राहुल, पहले वाले ग्राफिक्स को लेकर सीधे हम बातचीत करते हैं। मेरे साथ गौतम लेरी सर है। गौतम सर देखिए, ये अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैं बहस नहीं करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने सही कहा गलत किया, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मेरा सवाल यह है कि अब ममता बनर्जी की कि क्या चुनाव में स्ट्रैटेजी है कि वो व्हील चेयर पर सिंपैथी वेव लें? निशांत जी एकदम आपने सही कहा। मैं सबसे पहले बता दूं कि चुनाव के दौरान किसी का फैसला किसी को संतुष्ट करे या ना करे वो फाइनल है, सबको मानना पड़ता है। और डीएम और एसपी को जो हटाए, क्योंकि ममता बनर्जी जेड प्लस सिक्योरिटी में कहा है, अगर उसमें सिक्योरिटी का चूक हुई तो वो जिम्मेवारी डीएम एसपी को देना पड़ेगा। इसमें याद दिला दूं मैं कि ममता जी खुद कहा कि एसपी उस दिन घटनास्थल में मौजूद क्यों नहीं थे, ये सवाल उन्होंने भी उठाए थे। इसलिए उनका भी आरोप थोड़ा बहुत तो एसपी को खुद अपॉइंट करने के बाद एसपी के बारे में भी कहा था, तो मैंने खुद सुना। तो इसके बावजूद आपने जो असली जो सवाल किया, यस, राजनीतिक चुनाव के दौरान देखा कि या उनका जीवन में देखा कि जितना भी चोट आए वो आशीर्वाद के रूप आए हैं, और उसको क्योंकि वो चुनावी दौर पे इस्तेमाल भी करते हैं, बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल करते हैं। मुझे लग रहा है इसलिए देखिए अभी पैर में बैंडेज कितना दिन रहेगा मुझे पता नहीं है, वो डॉक्टर ही बता सकते हैं चोट कैसा है। मैंने सुना है तो इसलिए शायद बीजेपी का जो राज्य इकाई है इसी को कोई लिखने वाले हैं कि भाई इसका मेडिकल जांच भी ठीक से कराया जाए। पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा, लेकिन सुना है मैंने, वो लोकल बंगाल मीडिया में खबर है। तो इसलिए ये है कि बीजेपी भी देख रही है कि इसकी एक सिंपैथी जो है, अभी जिसका तृणमूल का प्रवक्ता ने कह रहा है कि इतना जोर से जो कह रहा है, ये सिंपैथी उनका कार्यकर्ता में काम करेंगे और जोश से करेंगे, और ये निश्चित तौर पर पॉलिटिकल फायदा लेने का कोशिश होगा जरूर। निशांत जी, आप जो बता रहे पॉलिटिकल फायदा होने का कोशिश होगा। एक बड़ी खबर है जिस पर मैं रवि और अभिषेक उपाध्याय से रिएक्शन लेने जा रहा हूं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बम मिलने से सनसनी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में 16 जिंदा बम बरामद। मुर्शिदाबाद में नहर के पास बम बरामद किए गए। बॉम्ब स्क्वाड ने सभी बमों को डिफ्यूज किया। मैं चाहूंगा सीधे शॉट्स दिखाएं राहुल इसके बगल में। तस्वीरें आपके सामने हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 16 जिंदा बम मिले हैं। और मैं सीधे चलूंगा यहां पर, रवि मेरे साथ हैं ब्रेकिंग के साथ, विजुअल और ब्रेकिंग के साथ। रवि, ये अपने आप में अलार्मिंग नहीं है? ये कौन सा बमबारी वाला चुनाव है? निशांत, सबसे बड़ी बात यह है पश्चिम बंगाल में सिर्फ इस बार नहीं, हर बार ऐसे देखा गया है। इनका रक्त चरित्र इसके लिए पश्चिम बंगाल फेमस है। और कुछ दिन पहले निमतिता में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल कोई गैंग का हाथ था, तो जिसके लिए एनआईए उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और उनका हमने कवरेज भी किया था, आपके साथ बातचीत भी हुई थी। मुर्शिदाबाद मालदा ऐसा जगह है जहां कह सकते हैं कि ये जगह नोटोरियस है, ये जगह बॉर्डर लाइन है, बांग्लादेश के एकदम संयुक्त है। तो यहाँ पे जो ये बॉम्ब के बारे में बात किया जा रहा है, बॉम्ब का बरामद होना या तो फिर ये क्रूड बॉम्ब है, किस तरीके का बॉम्ब है, ये तो बाद में इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा मामला ये पहली बार नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि चुनाव के पहले ऐसा बरामद होना, जिस तरीके से बरामद हो रहा है, जिस क्वांटिटी में बरामद हो रहा है, वो सबसे बड़ी बात है कि इसको इलेक्शन में यूज़ किया जाता है और जहां पे दहशत फैलाया जाता है। तो इलेक्शन को शांतिपूर्ण करने के लिए ऐसा बरामद होना, ये हमारे लिए अच्छी बात है, अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर है, लेकिन ये बम बरामद होना ये चिंता का विषय है। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? क्या वहां पर वायलेंस की अभी भी संभावना दिखती है? देखिए, ये
वो इलाका है जो कि बहुत ही सेंसिटिव है और इसको सेंसिटिव जोन में रखा भी गया है। और एक जो घटना वहाँ पर घट चुकी है निशांत, उसके बाद और भी ज़्यादा संजीदगी से पड़ताल की जा रही है। और ये भी फैक्ट है कि देखिए यहाँ पर कई इलाके इस पूरे जोन में हैं जहाँ पर देसी बम बनाने की फैक्ट्रियाँ चलती हैं बाकायदा, और कई लोग पकड़े गए हैं, पुलिस ने गिरफ्तारियाँ भी की हैं। इसलिए मामला और भी संवेदनशील है और पुलिस के साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज भी डिप्लॉय है। तो कवायदी कोशिश ये की जा रही है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान इस तरह की चीजें असर न डालने पाएं। निशांत, आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा, टीएमसी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। सर, जानना चाहूंगा आपसे, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि चुनाव आयोग सब मैनिपुलेट कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन तो आप ही का है ना सर, लॉ एंड ऑर्डर आपका है। ये चुनावों की घोषणा होने से पहले भी बम मिल रहे थे, क्या कहेंगे आप इस पर? ना बीजेपी के प्रवक्ता पहले बोल रहे थे कि पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो बदलाव चाहती है, या पश्चिम बंगाल की जनता यह तय कर चुकी है। मैं उस प्रवक्ता से पूछता हूं कि आप इतने जनता के हमदर्द हैं तो आपने पेट्रोल को 100 रुपए पार, डीजल पेट्रोल। अरे सर, ये तो चुनाव के मुद्दे आप उठा ही रहे हैं, मैं ये बम की बात कर रहा हूँ, इस पे भी बता दीजिए मुझे आप। मोदी जी ने वादा किया था प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। सर, ये मुद्दे तो आप लोग उठा ही रहे हैं, ये बम जो मिल रहे हैं ये भी देख लीजिए जरा, वो मुद्दे तो आप लोग उठा ही रहे हैं और वो मुद्दे हम भी उठा रहे हैं। लेकिन ये जो बम फूट रहे हैं, ये चिंता, ये तस्वीर किसी भी लोकतंत्र में देखने में बड़ी अजीब सी लगती है सर। गरीब कल्याण योजना से आप लोगों ने वंचित कर दिया, क्यों? और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो है वही, यहाँ पश्चिम बंगाल में जो भाजपा कांग्रेस और सर, आप सीपीएम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में बम और बॉर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर छोड़िए, बम और बॉर्डर की बात करिए। बॉर्डर के उस तरफ से जो लोग आते हैं उनकी बात होती है, बमों की बात होती है, और मुर्शिदाबाद उसी इलाके का है। अब मैं जरा जानना चाहूंगा, आप इस पर कोई टिप्पणी करेंगे? मैं आपसे चौथी बार ये सवाल पूछ रहा हूं। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बंगाल की संस्कृति को नष्ट करना चाहती हैं, बंगाल में अशांति करा करके किसी भी तरह से सरकार बनाने की के लिए प्रयास कर रही हैं। ये सारा विपक्षियों का किया कराया है। अच्छा, सारा विपक्षियों का किया कराया ना सर? जरा मैं देखता हूं विपक्षियों ने क्या क्या किया, ये जरा मैं दिखा देता हूं आपको। जो आप विपक्षियों की बात कर रहे हैं ना, तो एक बार कुछ फैक्ट्स आपको दिखा देते, फिर आप मुझे बता दीजिए इसमें विपक्षी कहां से मिले हुए हैं। आइए, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये आप ही से कोई सीख सकता है। बंगाल चुनाव में बम का बोलबाला, आइए दिखाइए जरा यहां पर। पहला 9 मार्च 2021, ये विजुअल्स देखते रहिए। दक्षिण 24 परगना जिले के तार दहिया गांव में 180 ताजा बम मिले। 9 मार्च 2021। नेक्स्ट चेंज करें। 5 मार्च 2021 दक्षिण 24 परगना में क्रूड बम के फटने से बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत, 5 घायल। विपक्ष कर रहा है, वो ये कह रहे थे। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। 2 जनवरी 2021 चुनाव की घोषणा से बहुत पहले कोलकाता के इंटाली इलाके में निर्माणाधीन इमारत से 22 बम मिले। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। अक्टूबर 2020 अमित शाह का बयान, पश्चिम बंगाल के हर जिले में बम फैक्ट्री है। चलिए, ये तो विपक्ष का बयान हो गया। अब इधर देखिए, 19 सितंबर 2020 गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा बंगाल अवैध बम बनाने का घर बन गया है। ये देख रहे हैं आप, मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स और वो शॉट्स के साथ सीधे चलें। अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर, जो हमारे साथ और यहां पर खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा। गौतम लहरी जी, ये चुनाव कितना सेफ होगा, इसको लेकर चिंता होती है। और ये जो बम मिल रहे हैं, ये जो बम फट रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बात यह है कि अभी जो बम का जो फैक्ट्री अभी पता चल रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर चुनाव आयोग के हाथ में है। उनका तरफ से शायद कोई निर्देश गया है कि हर जिला पे, हर जगह पे उसको सर्च किया जाए। लेकिन पहले से जो मिलता रहा था, ये निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। इतना ज्यादा बम बाकी कोई दूसरा राज्य में नहीं मिलता है। जब वो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था तभी भी वो पाया गया था। लेकिन वो और ज्यादा ये करने के लिए एक छवि, जो बंगाल का जो छवि है, जो भद्रलोक बंगाली का जो चेहरा है, छवि है, उसमें वो चोट पहुंचाता है। ये बात तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए ये राज्य का छवि खराब होता है। मेरे ख्याल में लगता है कि चुनाव दौरान ऐसे हिंसा अगर होते हैं तो बहुत ही शर्मनाक होगी। तो इसके लिए चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा हर जिला में उसकी निगरानी रखने के लिए कोई, अभी जो बाहर से पुलिस ऑब्जर्वर बढ़ गया है, बहुत सारे बहुत कामयाब ऑफिसर्स गया है सुना है। इन लोगों को सारी जगह पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल थाने से बात करके जो सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव बूथ है, पश्चिम बंगाल में सुना है सेंसिटिव बूथ का संख्या पता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा है।
ठीक है, इतना point ज्यादा taken, जो sir. sensitive लेकिन अब मैं एक और खबर क्यों रुक कर रहा हूं। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बंगाल के लिए 63 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए। आज की लिस्ट में सांसदों और स्टार्स को बीजेपी का टिकट दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट में 4 सांसदों और 4 एक्टर को टिकट मिला है। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, 4 सांसद, यह बात समझ में नहीं आई। देखिए, अभी हमने इस मुद्दे को लेकर के ये सवाल भी हमने पूछा। कैलाश विजयवर्गीय जो प्रभारी हैं बंगाल के, उन्होंने क्लियर कहा कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको सरकार का खांचा तय करना है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारी सीटें 200 से ऊपर आ रही है। अब हम जितनी भी टिकट दे रहे हैं वो सरकार के खांचे के हिसाब से दे रहे हैं कि सरकार में कौन कहाँ फिट होगा। इसीलिए हमने अर्थशास्त्र से जुड़े एक बड़े अर्थशास्त्री को टिकट दिया है। हमने जो पॉलिटिकल, जो पुराने जिनके पास अनुभव है, उनको हमने मैं एक बड़ा सवाल यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा है, आपने जो इंटरव्यू लिया अभिषेक, मैं वो दिखा देता हूं एक बार। कैलाश विजयवर्गीय का वो जरा इंटरव्यू दिखाएं, उसके बाद में एक बड़ा सवाल है। मैं सीधे चले यहां पर। बंगाल के प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ हैं। कैलाश जी, अभी जो लिस्ट आई है उसमें बड़ी खास बात है कि आप लोगों ने सांसदों को भी उतार दिया, जो आपके सिटिंग सांसद हैं उनको भी उतार दिया है। तो ये मतलब ये जो स्ट्रेटजी है, इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, सांसद प्लस कुछ हमने एकेडमिशियन को उतारा है। और क्योंकि हमारी सरकार बनाने की जो प्लानिंग है, बंगाल को जो एक अच्छा प्रदेश बनाना है, तो आपने देखा होगा कि अशोक लहरी जी इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत अच्छे। ऐसे बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो यहाँ पर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि हम 200 पार जा रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, पर सरकार चलाने के लिए लोग भी हमें चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला दे दिया सारी रिपोर्ट आने के बाद। उन्होंने ये कहा है कि ये दुर्घटना थी जो ममता बनर्जी के साथ में हुआ है, ये कोई अटैक नहीं था। अब बीजेपी की क्या इस पे लेके पब्लिक में क्या आप लेकर के जाएंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये मिथक तोड़ा कि ये कार्यकर्ताओं ने हमला किया। पहले देश के पत्रकार आप हैं जिन्होंने स्पॉट पे जाकर और ये बताया कि ये एक पिलर के कारण जो दरवाज़ा टकराया उससे एक्सीडेंट हुआ। ये किसी ने घटना नहीं की, बस वहीं से प्रारंभ हुई ये कहानी। उसके बाद फिर जिला प्रशासन ने भी स्वीकार किया कि हाँ, ये एक्सीडेंट है। अभिषेक उपाध्याय की बहुत शानदार रिपोर्टिंग आप लगातार कोलकाता से देख रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले उस पूरे घटनाक्रम का जायजा लेकर आपको बताया था आई विटनेस के साथ। मैं सीधे चलूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं डॉक्टर निखिल प्रसून सर। सर, क्या आपको अपने लोकल नेताओं पर विश्वास कम है जो आपको सांसद उतारने पड़े? सांसद तो तभी उतारते हैं ना जब आपके पास लोकल नेताओं की कमी हो जाती है। आपको लगता है कि भैया वो जीता है, उसी को जीतने वाले को फिर से उतार दो। सांसद से बड़ा लोकल कौन है? वो लोग अपने अपने क्षेत्रों से उतारे गए हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, सांसदों का एक प्रभाव होता है काफी सारे विधानसभा क्षेत्रों में। और जैसा कि कैलाश जी ने कहा कि हम लोग सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कौन कहाँ फिट होगा, कौन किस मंत्रालय को संभालेगा, इसको नजर में रख करके हो सकता है कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने इसकी घोषणा की हो। हमें तो तैयारी करनी होगी ना। केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं, कई मंत्री हैं जो यूपी से चुनाव लड़ चुके हैं केंद्र सरकार में, क्या आप उनको यूपी के लोकल इलेक्शन में लड़वाएंगे? देखिए, जरूरत पड़ेगी तो कहीं से भी कोई तो जरूरत क्यों पड़ रही है, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। जरूरत की वजह क्या है? ये जरूरत की वजह सामने चुनौती मजबूत है क्या? नहीं, चुनौती तो देखिए, हम बीजेपी किसी भी इलेक्शन को हल्के में कॉम्प्लेसेंसी के साथ नहीं लेती है। हम लोग सारी चुनौती का सामना करते हैं। हमारे सांसद फोर्स मल्टीप्लायर्स की तरह, जिनका कि काफी सारे विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव रहा है, तो जनता उन्हें अपना नायक पहले से चुन चुकी है लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में हमारे फोर्स मल्टीप्लायर्स की तरह वो काम करेंगे। अच्छा, एक मिनट सर, आप जो बता रहे हैं, मैं एक सीधे अभिषेक के पास जाऊंगा, क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। अभिषेक, सांसदों को लोकल लेवल पर उतारना एक बहुत खतरनाक मैसेज भी दे रहा है, और वो सांसदों के अंदर एक फियर साइकोसिस भी क्रिएट कर सकता है कि भैया हमसे कभी भी ये स्टेट इलेक्शन भी लड़वा सकते हैं।
देखिए यहाँ की अगर बात करूँ तो उसमें जो ज़मीनी स्थिति ये है निशान की जहाँ जहाँ टिकट दिए गए हैं वहाँ कोशिश ये है कि असर पड़े वो टीएमसी के जो प्रभाव वाले इलाके हैं खासतौर पे वहाँ हैवी वेट उतारे हैं बीजेपी ने अपने। ये हैवी वेट है, ये एक एक सीट की लड़ाई है, ये हमारी जीत इंश्योर करेंगे। तो उनका सबसे बड़ा पर्पज ये है कि हमारी जीत इंश्योर होनी चाहिए। उम्मीदवार हमें मजबूत देना है, उम्मीदवार हमें चर्चित देना है, अनुभवी देना है। विनिंग कैंडिडेट देना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, पॉइंट टेकन। मैं यहां पर आऊंगा अभिषेक, पॉइंट टेकन जरा सीधे से दिखाते हैं और फिर टीएमसी के जो हमारे नेता उनके पास जाएंगे। प्ले करिए यहां पर। यहां पर जो नोट करें वो ये देखिए, दूसरी लिस्ट में बड़े चेहरे। बाबुल सुप्रियो बीजेपी सांसद हैं, कहां से? टिकट टॉलीगंज से बीजेपी सांसद, पहले सांसद और फिल्म स्टार्स दोनों दिखाएंगे हम आपको। नेक्स्ट लॉकेट चैटर्जी बीजेपी सांसद हैं, चुनचुड़ा, वहां से इनको टिकट मिला है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, वो देखें आप किस तरीके से निशीत प्रमाणिक बीजेपी सांसद हैं, दिनहाटा से इनको टिकट मिला है। नेक्स्ट चेंज करें, वो ये देखें आप, स्वपन दास गुप्ता बीजेपी सांसद हैं, तारकेश्वर से इनको टिकट मिला है। स्वपन दास गुप्ता इंटेलेक्चुअल की अगर बात की जाए। पायल सरकार अभिनेत्री, इनको टिकट दिया गया है यहां पर बयाला ईस्ट से। नेक्स्ट चेंज करें, अंजना बासु अभिनेत्री, इनको टिकट दिया गया सोनपुर साउथ से। नेक्स्ट चेंज करें, यशदास गुप्ता अभिनेता, इनको टिकट दिया गया है कहां से? चंडीताल से। नेक्स्ट चेंज करें, तनुश्री चक्रवर्ती, इनको श्यामपुर से टिकट दिया गया है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ जो और मेहमान यहां पर मौजूद है, 4 सांसद और 4 स्टार्स। मैं सीधे यहां पर मेरे साथ जो टीएमसी से मौजूद है, बादल देवनाथ जी, आप लोगों की स्ट्रैटेजी बीजेपी अपना रही है। आपने करीब टोटल 291 में से 6 फिल्म स्टार्स या टीवी स्टार्स को टिकट दिया, बीजेपी उसी लाइन पर है। निशान जी आंसर आपके सवालों के ऊपर, आपके सवाल के अंदर छुपा हुआ था आंसर, और आंसर आपने खुद दे दिया। अब अर्थात जो एमपी है, 5-7 एमपी जो है, एमपी को एमएलए का टिकट दिया, मतलब एमएलए में वो जीत गया, तो एमपी क्या होगा? और एमएलए में हार गया तो पार्लियामेंट में जाएगा। दोनों पॉइंट लेके उम्मीदवार को खड़ा किया है। तो देखिए, और एक बात है, जो पहला जो सवाल आपका था बम के बारे में, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ निशान जी, इसलिए पहले आंसर मेरे पास से लेना चाहिए था। जो इलाका में बम दिखा रहे, जितना जानकारी है, वो इलाका अधीर चौधरी जो कांग्रेस का जो विरोधी नेता है, उस क्षेत्र का, लोकसभा क्षेत्रों का होता है। और उसी इलाका और कांग्रेस, मालदा मुर्शिदाबाद दोनों ही कांग्रेस इलाका है। वहाँ पर टीएमसी का एक भी एमएलए नहीं है, और वहाँ पर दोनों ही जगह कांग्रेस के एमएलए, वो एमपी कांग्रेस का। सर मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। अमित शाह जी जो है, उनका रोड शो शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने बंगाल, मैं चाहूंगा इसकी ब्रेकिंग विद है। अमित शाह जी का रोड शो शुरू हो चुका है। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं। अभिषेक बताइए। बिल्कुल, देखिए अमित शाह यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनके रोड शो की तस्वीरें हम देख रहे हैं। यहाँ पर अभी खड़गपुर से रोड शो आगे की ओर बढ़ रहा है और थोड़ा सा लेट हुआ उनको आने में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूरा यहाँ पर जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और पूरी कवायद इस बात की है कि यहाँ पर एक तरह की बीजेपी वेव जनरेट कर सके। देखिए अमित शाह हैं, उनके साथ में कैलाश विजयवर्गीय हैं और दिलीप घोष हैं जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ये तीनों लोग इस रथ पर सवार हैं और पूरी कोशिश इस बात की है कि यहाँ से जो पूरा पश्चिम मेदिनीपुर का इलाका है, वहाँ पर मैसेज दिया जाए। बीजेपी के लिए अमित शाह का रोड शो बेहद ही महत्वपूर्ण है और इस रोड शो के जरिए सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जहाँ पर कांटे का मुकाबला है, वहाँ पर एक बड़ी लीड बीजेपी लेना चाहती है और उसके लिए ज़रूरी है कि वो चेहरे वहाँ पर उतरे जिन चेहरों का बंगाल में काफ़ी क्रेज है। अमित शाह का बीजेपी मानती है कि अमित शाह का काफ़ी यहाँ पर क्रेज है, अमित शाह की बात लोग सुनते हैं, ये बीजेपी का मानना है। और फिर से आप तस्वीरें देखिए सामने की ओर अमित शाह, और ये इस तरह के गुब्बारे जो हैं उनको जोड़ करके दरवाजे बनाए गए हैं और इस दरवाजे से, इस तरह के दरवाजों से ये पूरा रोड शो गुजर रहा है। उनको भीड़ नजर आ रही है जो कार्यकर्ता है उनकी, और ये आगे तक ऐसा ही सिलसिला दिखाई दे रहा है। निशांत, आप जो बता रहे हैं मुझे अभिषेक, एक नया जोश दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने बाकी रैलियां भी कवर कर रहे हैं आप। लेफ्ट और कांग्रेस, ममता जी की रैली में तो है जोश, वहां पर क्या उसमें भी ऐसा ही जोश दिखाई दे रहा है?
देखिए ये बात पहले भी मैंने कही, निशांत, बंगाल में जो जनता है वो बहुत ही इस मामले में बहुत ही एग्रेसिव है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के मामले में। वो खुल करके आते हैं, चाहे वो लेफ्ट की हो या फिर वो टीएमसी की हो या अभी जो हमें बीजेपी का रोड शो दिख रहा है, और वो तस्वीर हमको यहाँ भी दिख रही है। काफ़ी लोग एकदम खुल करके आए हुए हैं, भीड़ यहाँ पर काफ़ी है। और अब यही मुद्दा यही है कि ये इसमें से वोट में कितना कन्वर्ट होती है। बीजेपी कोशिश इसी बात की है, कितना बीजेपी कितना वोट में कन्वर्ट करवाती है। और अमित शाह की नहीं बल्कि बीजेपी जो धुरंधर है बीजेपी के, उनका लगातार यहाँ पर ऐसे ही चल रहा है, एक के बाद दूसरा कार्यक्रम। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी यहाँ पर आने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी भी कई सारी रैलियां का आयोजन अभी यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप ये जो पूरी लड़ाई है, इस लड़ाई में इन केंद्रीय नेताओं का भी बहुत बड़ा, बीजेपी को लगता है कि इनके आने का खासा असर यहाँ पर पड़ सकता है। निशांत, अभिषेक, मैं सुन रहा हूँ वहाँ पे नारों में TV9 का भी नारा लगा रहे हैं कुछ लोग, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, अभी जिस तरीके से ये रोड शो चल रहा है, और वो भी जो हम टिकट का जो बात कर रहे हैं कि 3rd और 4th फेज का अनाउंसमेंट होने के बाद जो कैंडिडेट्स हैं, पहले एक डर का माहौल था, अब क्या माहौल है? देखिए जैसे अब आप ये देखिए, भीड़ भाड़ देखिए, ये बड़ा ही यहाँ पर जो है, ये जिस तरह से लोग आ रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ा ही चैलेंजिंग है। और बीजेपी, यही जो भीड़ है, यही बीजेपी को काफ़ी उत्साह देने के लिए है। उनको लगता है कि जो लोग आ रहे हैं, ये उनके लिए माहौल बन रहा है। और जैसे जैसे लिस्ट सामने आ रही बीजेपी की, वैसे और भी ज़्यादा जो समर्थक है वो सड़कों पर उतर रहे हैं। और अब जो बीजेपी ने टिकट दिया है, उसमें निशान, जिस तरह से बंगाली सिनेमा की जो हस्तियां हैं उनको टिकट दिया है, जो सांसद हैं जीते हुए उनको टिकट दिया है। तो ये सब कहानी पूरी बताती है कि बीजेपी किस तरह से कोशिश कर रही है कि जमीन पर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक उतरे, जो सेलिब्रिटी का क्रेज है वो उतरे ज़मीन पर और उसका फायदा मिले। एक बार तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है हमको लोगों की दिखाई पड़ रही है, जय श्री राम का, जय श्री राम, सब लोग जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत की आन बान। ये भी एक तरह का पूरा नारा बन गया है निशांत, जय श्री राम का। और आप देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ना नहीं पड़ रहा है, बल्कि जो रेला है भीड़ का वो आगे बढ़ाता जा रहा है। ये यहाँ पर अभी इस रोड शो में हमको भीड़ नजर आ रही है। निशांत, आप जो बता रहे हैं, ये अमित शाह जी का जो है रोड शो यहाँ पर चल रहा है। दिलीप घोष आपको दिखाई दे रहे हैं बगल में। और यहाँ पर एक चीज़ जो है वो गौर करने वाली बात है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। अभिषेक, अगर खड़गपुर की बात की जाए तो इसको पॉलिटिकली कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखिए, खड़गपुर की अगर हम बात करें, ये पश्चिमी मिदनापुर का इलाका है। दिलीप घोष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।